नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, भारत का संविधान ये सिर्फ वकीलों के लिए बनी कोई मोटी सी किताब नहीं है। पता है, ये हम सब की रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो आज हम संविधान के कुछ ऐसे ही छिपे हुए लेकिन सबसे पावरफुल आर्टिकल्स को समझेंगे जो ये तय करते हैं कि अदालतों से लेकर सरकार तक सब काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अनुच्छेद सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द हैं या फिर इनमें सच में इतनी ताकत है कि ये हमारे अधिकारों को, पूरे देश के सिस्टम को बदल सकते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक एक करके इन प्रावधानों को समझते हुए। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी की मतलब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी न्यायपालिका, जो आज़ाद हो, पावरफुल हो। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारा संविधान हाई कोर्ट्स को यानी उच्च न्यायालयों को कौन सी असाधारण शक्तियां देता है। हाँ, तो ये जो 4 अनुच्छेद है ना, ये मिलकर हाई कोर्ट की पावर की पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, अनुच्छेद 215 उन्हें अभिलेख न्यायालय बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके फैसले एक तरह से कानून बन जाते हैं। फिर है अनुच्छेद 222 जो जजों के ट्रांसफर की बात करता है, जो न्यायपालिका की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी है अनुच्छेद 226 जो आम नागरिकों को सीधे हाईकोर्ट जाने और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करवाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है। और आखिर में अनुच्छेद 227 जो हाईकोर्ट को अपने नीचे की सभी अदालतों पर निगरानी रखने का अधिकार देता है। ये सब मिलकर हाईकोर्ट को लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनाते हैं। अच्छा, तो ये अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है? इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हाई कोर्ट के हर फैसले को पत्थर की लकीर माना जाता है। इसे भविष्य के मामलों में एक मिसाल यानी प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी निचली अदालत इसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती। ये चीज न्याय व्यवस्था में एक रूपता और स्थिरता लाती है। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्या संविधान बनाने वालों ने सिर्फ राज्यों के बारे में ही सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 241 इस बात को पक्का करता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी हाईकोर्ट की व्यवस्था हो। ये दिखाता है कि संविधान की नज़र में न्याय की पहुंच देश के कोने कोने तक होनी चाहिए, हर किसी तक। तो ठीक है, न्यायपालिका तो कानून को समझाती है, उसकी व्याख्या करती है, पर उसे लागू कौन करता है? सरकार, है ना? तो अब चलते हैं शासन के दूसरे पिल्लर की तरफ, यानी एग्जीक्यूटिव, और देखते हैं कि संविधान सेंटर में जो सबसे बड़े पद हैं, उनकी नींव कैसे रखता है। अब यहाँ देखिए, सरकार के 2 सबसे बड़े हिस्सों की संवैधानिक जड़ें दिख रही हैं। अनुच्छेद 75 1, इसी से तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को नियुक्ति की पावर मिलती है, जिससे देश की कार्यपालिका बनती है। फिर है अनुच्छेद 76 जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद को बनाता है, जो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और अनुच्छेद 131 ये सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक क्षेत्राधिकार देता है। मतलब कुछ खास तरह के केस, जैसे राज्यों के बीच का कोई झगड़ा हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। तो ये महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल आखिर करते क्या हैं? सीधे साधे शब्दों में कहें तो वो भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर और वकील होते हैं। जब भी सरकार को किसी कानून पर सलाह चाहिए होती है या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है, तो यही पद सबसे आगे आता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार कानून के दायरे में रहकर ही काम करे। तो अभी तक हमने सरकार और अदालतों की शक्तियों की बात की, लेकिन एक मिनट, संविधान सिर्फ पावर की बात नहीं करता, वो कर्तव्यों की मतलब जिम्मेदारियों की भी बात करता है। अब हम संविधान के उस हिस्से पर नजर डालेंगे जो राज्य को याद दिलाता है कि उसकी असली जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति क्या है। इन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी कहते हैं। ये जो आर्टिकल्स है ना, ये एक तरह से एक आइडियल स्टेट का सपना दिखाते हैं। हाँ, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, मतलब इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये सरकार के लिए एक गाइड की तरह है, एक मॉरल कंपस की तरह। जैसे अनुच्छेद 41 कहता है कि सरकार को काम का अधिकार देने की कोशिश करनी चाहिए। अनुच्छेद 42 काम करने की जगहों को बेहतर और इंसानी बनाने की बात करता है, और अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल को राज्य की जिम्मेदारी बताता है। ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि नीतियां कैसी बननी चाहिए।
और चलिए अब आखिर में देखते हैं कि हमारा संविधान शासन को सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे देश के हर गांव, हर शहर तक कैसे पहुंचाता है, मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ साफ दिखता है कि संविधान पावर को कैसे बांटता है। भाग 9 ये गांवों में पंचायतों को ताकत देता है और भाग 9 क शहरों में नगर पालिकाओं को। इसी को तो कहते हैं असली ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और इतना ही नहीं, भाग 9 ख सहकारी समितियों को भी संवैधानिक सुरक्षा देता है। और भाग 14 ख कुछ स्पेशल मामलों के लिए, जैसे टैक्स या पर्यावरण से जुड़े विवादों के लिए तेजी से न्याय देने वाले ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात करता है। ये सब दिखाता है कि शासन हर लेवल पर असरदार हो। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी सी किताब नहीं है, ये एक जिंदा ताकत है जो अदालतों को अधिकार देती है, सरकार को दिशा दिखाती है और आम नागरिक को मजबूत बनाती है। ये एक जिंदा ढांचा है जो लगातार हमारे साथ बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है और आज के भारत की पहचान बना रहा है। तो अब एक सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए। आज के भारत में जहां नई नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें हैं, क्या लगता है संविधान का कौन सा हिस्सा नागरिकों के मौलिक अधिकार, सरकार के कर्तव्य या फिर न्यायपालिका की शक्ति हमारे आने वाले कल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब हम सबके भीतर ही है। धन्यवाद।